नमस्कार। ऐतिहासिक धरोहर में शामिल है चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग। कहने को तो चित्तौड़ दुर्ग पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है। निर्माण तो बहुत दूर की बात है, लेकिन किसी तरह की निर्माण सामग्री भी नहीं ले जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद देखते ही देखते कई अवैध निर्माण हो गए। पुरातत्व विभाग देखता ही रह गया, क्योंकि किसी न किसी तरह उसकी शहर थी। देखते ही देखते अवैध रूप से कई होटल, रेस्टोरेंट आदि का निर्माण भी करवा लिया गया। और जब बात काफी आगे बढ़ी, गत दिनों दुर्ग के विकास को लेकर बैठक आयोजित की गई, तो फिर से यह अवैध अतिक्रमण का मामला उठा और जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद एक अवैध अतिक्रमणकारी के खिलाफ इस संबंध में पुलिस कोतवाली में मामला दर्ज करवाया गया। इस कार्रवाई के बाद रविवार तड़के प्रशासन, नगर परिषद और पुरातत्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई के तहत दिन भर चली कार्रवाई के दौरान 2 अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। यही नहीं, इस कार्य के दौरान जितना भी खर्चा हुआ वह भी इन अतिक्रमणकारियों से ही वसूल किया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह अवैध निर्माण, जिसका लगभग 50% कार्य पूर्ण हो चुका था, तो इतने दिनों तक पुरातत्व विभाग क्या कर रहा था? और जो अन्य निर्माण पूरे हो चुके हैं, होटल बन चुके हैं, चल रहे हैं, रेस्टोरेंट बन चुके हैं, सोशल मीडिया पर उनका प्रचार भी किया जाता है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, तो आखिरकार क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो पाएगी या नहीं, जिसको लेकर पुरातत्व विभाग का कहना है कि फाइलें दिल्ली, जोधपुर भिजवाई जा चुकी है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही कार्रवाई आगे संभव हो पाएगी। चित्तौड़ दुर्ग पर पुरातत्व विभाग के सामने ही देखते देखते पुरातत्व विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बन रहे एक होटल का 2 मंजिला भवन का निर्माण कार्य लगभग 50% पूर्ण हो गया। लेकिन विभाग ने इस कार्य को रोकने के लिए किसी तरह के ठोस कदम नहीं उठाए और जब प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो आखिरकार पहले इस मामले को लेकर पुलिस कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसके बाद रविवार तड़के कई मशीनरी के साथ दुर्ग पर चढ़ाई कर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। चित्तौड़ दुर्ग पर कहने को तो किसी भी तरह की निर्माण सामग्री को ले जाने पर रोक है, जिसको लेकर गत कई वर्षों से दुर्ग पर निवास कर रहे लोग अपने मकान की मरम्मत भी नहीं करवा पाते हैं, जिसको लेकर कई बार उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा चुका है। दुर्ग मार्ग बंद कर अपना विरोध भी व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली। इस स्थिति के बावजूद कई प्रभावशाली लोगों ने नियमों को ताक में रखकर दुर्ग पर बड़े पैमाने पर निर्माण सामग्री मंगवाकर न केवल अवैध निर्माण करवा लिया, बल्कि कई रेस्टोरेंट एवं होटल का निर्माण भी करवा लिया, जिसकी जानकारी पुरातत्व विभाग को होने के बावजूद उसके द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से अन्य अतिक्रमणकारियों के हौसले भी बुलंद होते गए एवं उनके द्वारा खातेदारी जमीन पर भी कब्जा किया जाने लगा। पुरातत्व विभाग द्वारा हालांकि ऐसे अतिक्रमणकारियों को चिन्हित तो किया गया एवं काफ़ी समय पहले ये जानकारी भी दी गई कि दुर्ग पर छोटे बड़े कई अवैध निर्माण हैं। यहाँ तक कि तत्कालीन जिला कलेक्टर आलोक रंजन द्वारा दुर्ग के विकास को लेकर इन अवैध निर्माण को लेकर कई बार बैठकें तो आयोजित की गई, लेकिन कालिका माता मंदिर के समीप प्रसाद बेचने वाले हाथ ठेलों के खिलाफ अतिक्रमण हटाने के नाम पर उन्हें हटाने की कार्रवाई के अलावा और कोई कदम उठाया नहीं गया। लेकिन गत दिनों दुर्ग के विकास को लेकर बैठक के दौरान जब यह मामला पुनः सामने आया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए, जिस पर एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कोतवाली में मामला दर्ज करवाया गया, जिसने बताया कि उसके द्वारा तो यह ज़मीन काफ़ी समय पहले ही 2 जनों को बेच दी जा चुकी है और नीमच निवासी नीलेश भटनागर एवं अंकुर द्वारा ही इस होटल का अवैध रूप से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और देखते देखते 50% से भी अधिक अवैध निर्माण कार्य हो गया। लेकिन इसके बावजूद
पुरातत्व विभाग द्वारा इस जमीन पर बन रहे इस अवैध निर्माण को केवल नोटिस देकर इतिश्री कर ली गई और आखिरकार रविवार को नगर परिषद, पुलिस और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने प्रातः करीब 5 बजे कार्रवाई आरंभ की। इस दौरान 9 जेसीबी, 5 ट्रैक्टर के साथ अन्य कई जनों की मौजूदगी, अधिकारियों की उपस्थिति में पीले पंजों द्वारा इस अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान लगभग 125 ट्रैक्टर मलबा, सरिया एवं अन्य निर्माण सामग्री को हटाया गया एवं यह बताया गया कि इस कार्रवाई पर लगभग 1.5 लाख रुपए का व्यय हुआ है और यह राशि वसूली संबंधित अतिक्रमण कार्यों से ही वसूल की जाएगी। दिन भर चली इस कार्रवाई के दौरान नोडल अधिकारी के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मनोज द्विवेदी भी मौजूद थे, जिनसे जब ये पूछा गया कि जो अन्य अवैध निर्माण यहाँ बन चुके हैं क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, तो इस पर वह गोलमाल जवाब देते रहे। अब सवाल यह उठता है कि जो बड़े बड़े निर्माण हो चुके हैं, प्रभावशाली लोगों द्वारा बनाए गए हैं, जिन पर राजनेताओं का भी आशीर्वाद है, तो क्या आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी पीला पंजा चलते हुए दिखेगा या नहीं। चित्तौड़गढ़ में गत 2 दिनों से जारी भीषण गर्मी एवं तेज धूप के बीच रविवार को मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ। तेज हवाओं के साथ आधे घंटे से भी अधिक समय तक हुई तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कई स्थानों पर पेड़ गिर गए, बिजली के तार टूट गए, होर्डिंग हवा में उड़ गए एवं लोगों की छतों पर रखा भी सामान भी हवा के साथ उड़ गया। इसके कारण कई मुख्य सड़कें जलमग्न हो गई। चित्तौड़गढ़ नगर में जारी भीषण गर्मी के बीच रविवार को अचानक मौसम परिवर्तन होने के साथ ही तेज हवाओं के साथ आधे घंटे से भी अधिक समय तक हुई तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। इस दौरान कई पेड़ धराशायी हो गए, बिजली की तार टूट गए, विभिन्न स्थानों पर पानी भर गया, सड़कें जलमग्न हो गई। चित्तौड़गढ़ नगर में रविवार को दोपहर अन्य दिनों की तरह ही था। तेज धूप खिली हुई थी, लेकिन उसके बाद अचानक आकाश में बादल छाने के साथ ही तेज हवाओं के बीच तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन जिस तरह तेज हवाएं चली और उसी अनुरूप तेज बारिश हुई, ऐसी स्थिति अमूमन बारिश के मौसम के दिनों में भी देखने को नहीं मिलती है और जब तेज हवाएं चलती है तो बारिश का सिलसिला कुछ कम हो जाता है। लेकिन रविवार को मानसून की दस्तक से पहले जो कुछ देखने को मिला वह नज़ारा अमूमन कम देखने को मिलता है। हवा का असर इतना अधिक तेज़ था कि देखते ही देखते कई स्थानों पर पेड़ धराशायी होने लगे। जगह जगह लोहे की चादरें भी उड़ने लगी, जगह जगह लगे होर्डिंग हवा में उड़ने लगे। कई स्थानों पर लगे होर्डिंग हवा के साथ ही फट गए एवं लोगों की छतों, घरों की छतों पर रखा सामान भी उड़ने लगा। इस तेज हवा एवं बारिश के कारण दुपहिया वाहन चालकों को बारिश होने के बावजूद अपने वाहनों की रफ्तार कम करनी पड़ी, जबकि कुछ को अपने वाहन रोकने भी पड़े। हालांकि बारिश के कारण वह भीग रहे थे, लेकिन हवा इतनी अधिक तेज थी कि उनके वाहन आगे बढ़ने की अनुमति उन्हें नहीं दे रहे थे। इसके कारण उन्होंने हवा कम होने का इंतजार किया और जब हवाएं कम हुई तो वह भीगते हुए अपने घरों की ओर पहुँचे। इस बारिश को लेकर पूर्व में किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं थी, जिसके कारण बाजार में भी लोग खरीदारी करने पहुँचे। रविवार को अवकाश का दिन भी था। कई लोग दुर्ग पर भ्रमण करने के लिए भी पहुँचे, रविवार अवकाश का आनंद लेने के लिए भी पहुँचे। लेकिन अचानक मौसम में परिवर्तन होने के कारण जनजीवन पर इसका असर पड़ा। दुर्ग पर कई पर्यटक जो कि भ्रमण करने के लिए आए हुए थे, उन्हें भी सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा। आधे घंटे से भी अधिक समय तक चली तेज बारिश के कारण जगह जगह कई सड़कें जलमग्न हो गई। बड़े बड़े नाले गंदे पानी के साथ पूरे उफान के साथ बहने लगे। मानसून से पहले समय रहते इन नालों की सफाई अब तक नहीं किए जाने की वजह से कई नालों का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। अंडर ब्रिज में तो इतना अधिक पानी भर गया
कि एक कार जब यहाँ से निकलने लगी तो वह बीच में बंद हो गई एवं मुख्य मार्गों पर भी कई पेड़ टूटकर धराशायी हो गए, जिसके कारण कुछ यातायात भी प्रभावित हुआ और बारिश रुकने के बाद साय तक इन पेड़ को हटाने काटने का सिलसिला बना रहा। शहरी क्षेत्र में भी इसी तरह की स्थिति बनी रही, जबकि उपनगरीय क्षेत्रों में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। बारिश ने हालांकि पूरे नगर को पानी से तर-बतर कर दिया, जिसके कारण लोगों को भीषण गर्मी से काफ़ी अधिक राहत भी मिली, लेकिन परेशानी का सामना भी करना पड़ा। कुंभा नगर में रेलवे फाटक के समीप मुख्य मार्ग पर ही काफ़ी पानी भर जाने के कारण इस मार्ग पर निवास करने वाले लोगों को काफ़ी अधिक परेशानियां उठानी पड़ी, जिनका आरोप है कि यहाँ पर एक नाली की सफाई गत कई समय से नहीं हुई है, जिसके कारण जरा सी बारिश होती है तो यह नाला पानी से इतना अधिक भर जाता है कि इसका गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। कई बार नगर परिषद को इसकी शिकायत किए जाने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और आखिरकार रविवार को जब तेज बारिश हुई तो यह नाला पूरे उफान के साथ बहने लगा और काफ़ी अधिक पानी का बहाव फैलाव इस मुख्य मार्ग पर दिखाई दिया, जिसके कारण लोगों खासकर राहगीरों को बारिश रुकने के बाद भी काफ़ी देर तक परेशानियां उठानी पड़ी एवं इस मार्ग पर रहने वाले कई लोगों को अपने घरों के अंदर कैद रहना पड़ा। इसी तरह के हालात पुलिस लाइन मार्ग पर भी देखने को मिला। बाईपास मार्ग पर हालात यह थी कि पानी इतना अधिक भर गया कि कई दुपहिया वाहन यहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं कर सके एवं कुछ ने जब निकलने की हिम्मत की तो उनके वाहन बीच में ही बंद हो गए, जिसके कारण उन्हें पानी के बीच पैदल ही अपने वाहनों को ले जाना पड़ा। यहाँ तक कि कई कारें भी इस पानी के फैलाव के कारण कई बार यह सोचने में वाहन चालक लगे रहे कि वह यहाँ से निकलें या नहीं, लेकिन जैसे तैसे वह यहाँ से अपने वाहनों की गति कम करते हुए निकलते हुए देखे गए। लेकिन इसके कारण जो दुपहिया वाहन जब अपने वाहन धीमे चलते हुए जा रहे थे तो उन्हें परेशानी उठानी पड़ी और इसी तरह स्कूटर पर सवार एक वरिष्ठ नागरिक को जब अपना स्कूटर बंद हो गया तो पानी के बीच में से ही अपना स्कूटर निकालना पड़ा। काफ़ी देर तक इसी तरह की स्थिति इस मार्ग पर देखने को मिली। यहाँ भी एक नाला हालांकि गत दिनों लाखों रुपए की लागत से बनाया गया, लेकिन इस नाले की निकासी के लिए किसी तरह की पानी की निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया गया, जिसके कारण गत दिनों भी जब बारिश हुई थी तो इसी तरह के हालात यहाँ पर देखने को मिले। इस बाईपास मार्ग का उपयोग कई लोग करते हैं और अंडर ब्रिज का तो हाल यह है कि जब से यह अंडर ब्रिज बना तब से ही यहाँ इस तरह बारिश के दौरान हालात देखने को मिलते हैं। नगर परिषद के कई अधिकारी आए, लेकिन इसके बावजूद इस और अब तक कोई कदम नहीं उठाया जा सका कि वर्षों से जो ये समस्या बनी हुई है आखिरकार क्या उसका समाधान किसी तरह संभव हो पाएगा या नहीं, क्योंकि कुंभा नगर में जो कई नाले हैं उनका पानी इसी अंडर ब्रिज में गिरता है और बाद में बारिश जब बंद हुई, तेज हवाएं जब बंद हुई तो बड़े बड़े जो पेड़ कई स्थान पर गिर गए, जिसके कारण सड़क पार आउट हो रहा था। उनको हटाने के लिए काफ़ी देर तक प्रयास किए जाते रहे, लेकिन साय होते होते अधिकांश स्थानों पर जहाँ की मुख्य मार्ग पर जब पेड़ हवा के तेज झोंकों के कारण गिरकर धराशायी हो गए थे उनको हटा लिया गया। इस तरह की स्थिति दुर्ग मार्ग पर भी देखने को मिली, जिसके कारण पर्यटकों को भी परेशानियां उठानी पड़ी एवं काफ़ी देर तक एक तरफा यातायात ही इस मार्ग पर संचालित होता रहा। मौसम विभाग ने सोमवार को भी इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना से इनकार नहीं किया है, लेकिन इस तरह के मौसम के बीच
मौसमी बीमारियों की चपेट में जो पूर्व से ही लोग आए हुए हैं उन्हें और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है एवं अन्य लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। हालात यह है कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जहाँ की जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक से लेकर कई अधिकारी कलेक्ट्रेट भवन में रहते हैं, वहाँ भी बारिश में इस तरह जलमग्न की स्थिति देखने को मिलती है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद मातृशक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष इस परिषद से जुड़ी 18 महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़ पहुंची। यहां पहुंचने पर परिषद की महिला सदस्यों ने उनका स्वागत किया, जिसके पश्चात उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग का भ्रमण किया और यहां के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सभी महिलाएं काफी अधिक रोमांचित हो उठी। जब हमसे जुड़ी है माया कॉल, जब से हमसे जुड़ी है तो सैन्य मातृशक्ति एक ऐसा मंच है, जब तक हस्बैंड साथ होते हैं तब तक तो उनका साथ रहता है, पर ये मंच हस्बैंड के जाने के बाद तब भी ये वीरांगनाएं जो हैं वो मातृशक्ति या एक आर्मी का, एक एयरफोर्स का या नेवी का हिस्सा बनी रहती है, जो कि कभी किसी को कोई ज़रूरत हो, कोई कमी है तो सैन्य मातृशक्ति एक ऐसा संगठन है जो उनको साथ देता है, उनकी ज़रूरतें सुनता है और उनके ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करता है। और वैसे तो मैं कश्मीर से हूँ, बहुत से आप समझ गए होंगे। अभी मैं मातृशक्ति की पूर्व सैनिक सेवा परिषद मातृशक्ति की में पूरी ऑल ओवर इंडिया की नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, जिसको रक्षा मंत्रालय ने भी मान्यता दी है। अभी हम लोग यहाँ पर इंदौर से, मैं इंदौर में रहती हूँ और मैं इंदौर में 15 महिलाओं का हम लोग ग्रुप लेकर आए हैं, जिसमें कुछ डिफेंस की महिलाएं हैं और मुख्य उद्देश्य इसका है कि संस्कृतियों से परिचय कराना, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि एक अपने अपने द्वीप जैसे बनते जा रहे हैं, जातियों के द्वीप बन गए हैं, आर्थिक द्वीप बन गए हैं, तो उन द्वीपों को एक क्रैक करने का हमारा था कि संस्कृति से संस्कृति मिले और महिलाएं इसका सबसे अच्छा संचार साधन होती हैं। जहाँ महिलाएं होती हैं वहाँ एकता होती है और मैं चाहती हूँ कि सारी संस्कृतियाँ, सारी जातियाँ, सारे वर्ग एक साथ हों और हम सब मिल के प्रगति करें, यही इसका उद्देश्य है। 5 दिन का टूर था। हम उदयपुर आए, उदयपुर में हमारी एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद हम लोग छोटे छोटे गाँव में भी गए पर्सनली, जहाँ पर हम लोगों ने चाय पी, किसी के साथ बात की और जो अनौपचारिक बातचीत में जो बातें खुलकर आती है ना, वो ज़्यादा ग्राउंड लेवल की होती है, तो हमको समझने में मदद मिलती है कि यहाँ की संस्कृति कैसी है, यहाँ की सोच कैसी है लोगों को। तो इसी सब को लेकर ये अनोखा हम लोगों ने आयोजन किया था और इससे हमको बहुत कुछ मिला है। 1 दिन का हमारा टूर और बचा है, हम लोग उदयपुर से वापस आए। जब हम लोग आने लगे तभी पूरी इसकी इतनी कहानियाँ हैं, इसका इतना ऐतिहासिक महत्व है और इतने बचपन की किताबों में चित्तौड़ है कि महाराणा प्रताप है, यहाँ पर हारा रानी है और यहाँ पर जौहर हुए हैं, जिसका हमसे बिल्कुल महिलाओं से ताल्लुक़ है। तो हम लोग, हमारे रोंगटे खड़े हो गए जब हम इस प्रवेश किए भूमि में और हम बहुत उत्साहित हैं। आज का पूरा दिन समर्पित है उन योद्धाओं के लिए जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ कुर्बान किया है, तो हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत अच्छा लगा। चित्तौड़गढ़ के सबसे बड़े महाविद्यालय जिला मुख्यालय स्थित महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय में हालांकि इन दिनों ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रवेश प्रक्रिया को लेकर जो दोनों प्रमुख छात्र संगठन हैं उनमें होड़ मची हुई है। हर कोई आगे निकलना चाहता है ताकि छात्र संगठन के चुनाव यदि हो तो वह इसमें बाजी मारने में सफल हो। लेकिन इसी प्रवेश के मामले को लेकर दोनों प्रमुख छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच जिस तरह की शनिवार को उत्पन्न स्थिति हुई थी, उसको लेकर रविवार को दोनों प्रमुख छात्र संगठनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, कार्रवाई किए जाने की मांग की और सोमवार को भी इस मामले को लेकर माहौल गरमाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस वर्ष भी छात्र संगठन के चुनाव होंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद जो दोनों प्रमुख छात्र संगठन हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI, उन्हें लगता है कि छात्र संगठन के चुनाव हो सकते हैं, जिसको देखते हुए वह महाविद्यालय में
नवीन शिक्षण सत्र को लेकर इन दिनों हेल्प डेस्क लगाए हुए हैं। प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और उन्हें लगता है इस मार्गदर्शन के कारण उनकी शक्ति बढ़ सकती है, जिसका फ़ायदा उन्हें छात्र संगठन के चुनाव होने पर मिल सकता है। लेकिन इसी मामले को लेकर शनिवार को माहौल गर्मा गया था। दोनों छात्र संगठनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दूसरे संगठन के एक नेता को महाविद्यालय से निष्कासित किए जाने की मांग तक कर डाली है और अब गेंद महाविद्यालय प्रशासन के पाले में है, जो तर्क देने में लगी हुई है कि यह पूरा मामला अनुशासन समिति को सौंप दिया है। शिरोमणि महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले में हुआ था और इस युद्ध को 450 साल पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में उदयपुर संभाग के साथ ही अन्य कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में भी इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ गौरव तीर्थ प्रन्यास के तत्वाधान में एक कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम हालांकि इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित होना था, लेकिन रविवार को हुई तेज बारिश के कारण कार्यक्रम के स्थल में बदलाव करना पड़ा और यह कार्यक्रम इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान इतिहास के बारे में काफी कुछ जानकारी रखने वाले राजवीर सर के नाम से जो शिक्षक हैं, उन्होंने इस हल्दी घाटी युद्ध के बारे में रोचक तरीके से प्रकाश डाला। ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था, जिसके कारण बाहर भी कुर्सियां लगाकर व्यवस्था करनी पड़ी। वह कुर्सियां भी भर गई, जिसके कारण गेट के बाहर और कुर्सियां लगानी पड़ी, एलईडी की व्यवस्था करनी पड़ी और कई महिलाएं इस दौरान मौजूद थी। इतिहास से जुड़े कई छात्र भी मौजूद थे, जिन्होंने यह जाना कि यह जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें किस तरह शिरोमणि महाराणा प्रताप ने अकबर का मुकाबला किया और अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। राजस्थान के बीकानेर से जिले से जुड़े इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी रोचक तरीके से सभी के सामने रखने वाले राजवीर सिंह रविवार को चित्तौड़गढ़ में मौजूद थे, जिनके द्वारा चित्तौड़गढ़ गौरव तीर्थ प्रन्यास की ओर से इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में हल्दी घाटी युद्ध के 450 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रोचक तरीके से न केवल इस हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जानकारी दी गई, बल्कि जिस तरह शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर के छक्के छोड़ा दिए थे उसके बारे में भी रोचक जानकारी दी। और इस कार्यक्रम के दौरान हालत यह था कि ऑडिटोरियम पूरी तरह से खचाखच भर गया, जिसके कारण कई लोगों को नीचे बैठना पड़ा और ऐसी स्थिति में ऑडिटोरियम के बाहर अतिरिक्त कुर्सियां लगानी पड़ी। यह कार्यक्रम हालांकि रविवार सायं 6:30 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित होना था, लेकिन रविवार दोपहर हुई तेज बारिश के कारण सारी व्यवस्थाओं पर पानी फिर गया, जिसके पश्चात अचानक निर्णय लेना पड़ा कि कार्यक्रम को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाए और उसके बाद सभी व्यवस्थाएं की गई। अभी सरपंच जी कहूँगा कि पहले जोहर देखे है, तीसरो जोहर बाकी है। 1568 को साल हो बादशाह अकबर पूरे हिंदुस्तान में अपने कब्जे में लेना चाहते हो। हिंदुस्तान को सौ मोटो राजा महाराणा उदय सिंह मेवाड़ में चित्तौड़ में विराजा है, वो चित्तौड़ के किले में अंदर में लेना चाहूँ तो 1568 में अकबर चित्तौड़ पर अटैक करे। तो मेड़ता का राजा हो, बादशाह मेड़ता चल जाओ, मैं था मेड़को देशू, मैं था नागौर देशू, चित्तौड़ को किलो मने दे दो, कब वापस समाचार भेजा है। जल्द मिक्सी वीरा मारो घणो घणो प्रणाम है जरा किले कापर जका मरिया पर किलो तुम दिए कब बीकंदर साको होयो विसाखा पता चुनाव की जगी मां हा बे जोहर कयो, पता चुनाव की जगी रानी हा बे जोहर कयो, पता चुनाव का वो छोटा छोटा कापर हा
एक भाई एक भाइयों, वे दोनों आपकी माँ के सारे भोजन पेट के मिल गया। नाना दीगा गीगली जामन कामन गे भड़ बड़ा दिन हाथ सुन कर्तव्य ऊंचो ले वो पता चुनाव आपके हाथ में आपकी माँ के आपकी लुगाई के आपने जो ताबरा जल्दी आग लगाई, वही बात में दिखायो कि देश खातर कोई चीज बड़ी को नहीं होया, सो मोटो देश रहा करे। भारत में जो देशभक्ति सीखनी हो तो आपसे तो सीखनी चाहिए, बाकी बात सीखनी। आप सारा एक दिन नाम जी जेल लगाओ, मबा को नाम ले तो थका बात शुरू करूं। दूसरा अडाज विरुद्ध सहत्री लिखा है, दूसरा अडाज सिरोही का बहुत मोटा कवि होया। फिर महाराणा प्रताप पर 76 दोहा लिखा, बाकी 76 उपाध्याय बताई विरुद्ध सहत्री बोली जाए। बिके पहले दोहा के अंदर से लिखा है, अलग पुरुष विशेष देश बचावे दया की दे, वर्णन करूं विशेष सुहृद नरेश प्रताप सिंह। बा एक दिन आपा हल्दी घाटी विजय उत्सव मना रहे हैं। हल्दी घाटी के बारे में सब लोग जाने हैं। मैं के बाद सोचा कि उनकी का राजा रहता पर घोड़ा को नहीं आगे प्रताप के मोटा मोटा राजा ले रहा महाराणा कुंभा होया। मैं आपका सुधी जन बैठा हूं, मैं पूछूं कि कुंभा रे घोड़े रो कई नाम हो तो आपा का सब बोल देना। मैं आपने पूछूं सांगा लगा, सांगा रे घोड़े रो कई नाम हो, वो सांगा जो आगरी सीम तक जाके बैठतो, वो सांगा जगरी पीलिया खाल तक आपकी बाउंड्री होया करती, वो सांगा जो मेवाड़ की सीमाओं सारा युद्ध भारत जाके लड़ा है, बार घोड़े रो नाम आपा बोल देना। इसो काई है कि हल्दी घाटी में चेतक लड़ो, चेतक रो नाम आपा जाना, चेतक का सर्किल बनाना, चेतक के नाम पर कोई देश की पुलिस आपकी गाड़ी चलावे, चेतक के नाम के ऊपर कोई स्कूटर की कंपनी आपको स्कूटर निकाले, वो भी हल्दी घाटी रो भी महाराणा प्रताप तो तेज है कि हमारा घोड़ा भी याद रखी जाए, हमारा घोड़ा नाम पर भी आपका कम नाम रखा। हल्दी घाटी साथ दे चेतक झाला पान इन माटी दिखत सदा माटी माटी राण कि हल्दी घाटी में हमेशा हमेशा खातर महाराणा प्रताप दिखता रहे। मैं घनी बार सोचा करूं कि खानवा की लड़ाई भारत के इतिहास को भर के बदल वाली लड़ाई है। खानवा की लड़ाई थी 17 मार्च 1527 को राणा सांगा आपकी राजधानी चित्तौड़ 550 किलोमीटर दूर जाके बाबूगढ़ का बाबर आपकी राजधानी केवल 70 किलोमीटर दूर खानवा तक आयो है। पर आज भी कोई भी आदमी रे मन में या कभी को नहीं आवे है। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी ने खिलाफ लड़ा, एक में जीता दूसरे में हारा, पर कोई आदमी कभी को नहीं कहे कि मैं तराइन जाऊं और तराइन की धरती देख के आऊं। भारत का 3 मोटा युद्ध पानीपत की लड़ाई होया, भारत को कोई नर नारी को नहीं कहे कि मैं पानीपत जाऊं और पानीपत में देख के आऊं, जब भारत को भाग्य बदल के हो। इसो काई है कि हल्दी घाटी जावे खातर उदयपुर और चित्तौड़गढ़ आवनारो हर पर्यटक लालाई करवे। इसो काई है कि चित्तौड़ आवनारो हर आदमी न केवल चित्तौड़ हल्दी घाटी जा के आवे, बल्कि हल्दी घाटी की माटी देख के आवे। इसो काई है कि थोड़ा दिन पहले कोई वीडियो देख तो हो कि राजस्थान का माननीय राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जी उदयपुर आवता रास्ता हल्दी घाटी को बोर्ड देकर आपकी गाड़ी में उतरे भी माटी नमन करे, भी माटी हाथ में लेवे, भी माटी आपकी जेब में डाले। मतलब 18 जून 1576 को भी बलबती दोपहर के बाद 3 घंटा में आपका मेवाड़ का घेरा में विश्व करके घेरा है कि 400 वर्ष भी जब आप बात कर रहे हिंदुस्तान बोलिए ना आप बोल रहे हैं कि हल्दी घाटी लेकिन तुम्हें टाइम हुआ है जब हल्दी घाटी का विजय दिवस मना क्या जगह टाबर की एग्जाम में दियो। तो ये थे आज के समाचार आपकी जानकारी के लिए। स्वास्थ्य कुछ इन दिनों साथ नहीं दे रहा है, इस कारण अगले 2-4 दिन तक हो सकता है कि चित्तौड़ दर्शन का जो प्रसारण है वह नियमित रूप से प्रसारित करना संभव न हो, और जैसे ही स्वास्थ्य पूरी तरह से सही होगा हम पुनः आपको पूर्व की तरह ही चित्तौड़ दर्शन पर समाचार दिखाएंगे, महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देंगे। देखते रहें चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार।